नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार शर्मा रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जिससे कि 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई के बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शंस 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी, लेकिन मैंने ये वीडियो 12th क्लास के हिसाब से बनाई है, तो उसमें जो भी डेफिनीशंस हमको यूज़ होंगी 12th क्लास में वो मैं 11th क्लास से भी रिकॉल कर लेता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमने कंसीडर कर लिए दो सेट्स, A 1,2 एंड B 5,6, 7। डेफिनीशन पर आते हैं तो क्या होगा? एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स A and B is a pair of elements written in a small bracket and grouped together in a particular order। तो ऑर्डर्ड पेयर को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखेंगे A, B, जहाँ की पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमने ऊपर सेट लिए थे, अगर उसके हम ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहें तो क्या होगा? 1,5 पहला एलिमेंट 1 A से लिया, दूसरा एलिमेंट 5 हमने B से लिया। इसी तरह से पहला एलिमेंट 1 A से लिया, दूसरा एलिमेंट 6 B से लिया। इसी तरह से और भी हमने एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, इसको A क्रॉस B पढ़ते हैं, A इंटू B लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते हैं हम इसको A क्रॉस B है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड B, दैट इज A क्रॉस B इज इक्वल्स टू curly bracket A, B such that A belongs to A and B belongs to B। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो सारे A, B जो आएंगे वो पहला एलिमेंट A से और दूसरा एलिमेंट B से आएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए फॉर अबव सेट्स जो हमने ऊपर ले रखे हैं शुरू में, उसी से हम ले लेते हैं। तो इसके कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। तो 1 से हमने 5 को भी ले लिया, 1 के साथ 6 को भी ले लिया, 7 को भी, 2 के साथ 5, 6 और 7 को भी ले लिया। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो A इज इक्वल्स टू A, B, C, B इज इक्वल्स टू G, देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A, G, B, G, C, G। इस तरह से इसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमको। एक बात ध्यान देने वाली है, नोट कर लीजिए इसको। इफ सेट A contains m elements and set B contains n elements, then total elements in A cross B will be m into n। इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। If A has 5 elements and B has 3 elements, then A cross B will have 15 elements। तो इनको प्रोडक्ट कर देंगे 5 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स को, और इस तरह से हमको 15 एलिमेंट्स मिल जाएंगे टोटल। इसको और समझने के लिए आप देख लीजिए, जो हमने पहला सेट लिया था इसमें A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 2 एलिमेंट। B में कितने एलिमेंट्स हैं? 5, 6, 7, दैट इज 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स। तो टोटल इनको अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने इसी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसमें हमने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर पेयर लिखे हुए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। और इसके अगर हम ये फॉर्मूले पे जाएंगे तो 2 इंटू 3 ये भी 6 हो जाएगा। इसको देख लें तो 3 इंटू 1 3 एलिमेंट होने चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में। देखिए 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो जाता है। तो आइए चलते हैं आगे। अब बात आती है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, ध्यान देने वाली बात है, नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B।
तो कार्टीजन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है, इससे हमें कोई भी एक सबसेट उठा लेना है और उस सबसेट को हम रिलेशन कहेंगे। तो इसको और आगे पढ़ते हैं। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। तो एक पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप उनमें डिफाइन होनी चाहिए, मतलब कोई एक रिलेशन उनमें पता होना चाहिए हमको, तभी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उससे। बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस केस में जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं डोमेन क्या होता है। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो जो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का होता है उसको हम उसका अगर कलेक्शन ले लेंगे तो वो डोमेन कहलाएगा। इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो अगर सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन ले लेंगे तो वो सारा का सारा हमको क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और ये भी ध्यान देने वाली है, दो होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो जो पूरा होल सेट बी होगा उसको हम कोडोमेन कहेंगे। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जो रेंज होगा, रेंज विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। या तो सबसेट होगा या तो उसके इक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल होगा तो भी इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, अदरवाइज प्रॉपर। अगर पूरी तरह से कंटेन है, ये भी आपने सारा पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया एक सेट ए 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेके 6 तक, और बी ले लिया 1 से लेकर 10 तक। एक रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने आर, कहाँ से, ए से बी के लिए। तो आर कैसा होगा, आर एक ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा। किस तरह से, एक हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था, एक रिलेशन होनी चाहिए उसके बीच में। तो इसकी देखिए y जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 बड़ा है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो जो भी हम पहला एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, वो हमेशा छोटा हो जाएगा दूसरे एलिमेंट से 2। या आप उल्टी दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट से 2 ज़्यादा होगा। तो आर की बात करते हैं, अगर इसको हम पूरा रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 1,3। देखिए अगर x को हमने 1 लिया तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, अगर हमने x को 2 लिया तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, x को 3 लिया तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, एंड सो ऑन। इसको बढ़ते चले जाएंगे कहाँ तक, 6 तक, क्योंकि हमारा ये 6 वैल्यूज हम ले सकते हैं पहले सेट से, इसके बाद तो है नहीं, तो वहीं से बंद हो जाएगा ब्रैकेट, और यही हमारा रिलेशन बनेगा। वैसे तो इसके कार्टीजन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टीजन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 6 यहाँ पर हैं, 10 यहाँ पर हैं, तो कितने होंगे 6 × 10 60 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर देखो इस रिलेशन में कितने मिले, 3 × 6। तो ये हमने बस एक सबसेट लिया है किस, इस रिलेशन के हिसाब से इसको डिफाइन करके। अब बात आती है फिर डोमेन। इस रिलेशन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो उसके लिए हो जाएगा डोमेन हमारा 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, 4 फर्स्ट, 5 भी फर्स्ट, 6 भी फर्स्ट। ये सारे फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन ले लिया और इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। अब रेंज की बात आती है तो डेफिनेशन में रेंज भी बताया क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन। तो 3 ले लिया, फिर हमने 4 ले लिया सेकेंड, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया और 8 ले लिया, इस तरह से। और हमारा कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमारा पूरा सेट होता है जो कि डिफाइन होता है रिलेशन जिस पर। तो यहाँ रिलेशन किस पर डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, तो पूरा का पूरा बी जो हमारा होगा वो कोडोमेन होगा। तो इसको हमने 1 से लेके पूरा 10 तक लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही जो हमने पहले बात की थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी एक सेट में P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q हैं B में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्रॉस A क्रॉस B कार्टिजन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, P × Q। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक और ऐड कर लेंगे हम, क्या,
द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे हो जाएंगे 2 टू द पावर p इंटू क्यू, क्योंकि रिलेशन होता है क्या है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो उसी का सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट के लिए वैसे भी आपको पता है कि 2 टू द पावर n होता है, जो टोटल पॉसिबल सबसेट्स हम बना सकते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर मिलाकर। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब यहां से जो हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो पहला टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन आर इज कॉल्ड फाई। आर इज सिंपली फाई। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का तो सबसेट होने ही वाला है, तो इसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स आने होंगे। तो ए रिलेशन आर इज अ सेट ए इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हम रिलेशन आर इन ए सेट ए कह रहे हैं, तो जैसे हम ए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सेट ए क्रॉस बी से नहीं है, ये ए से ए में ही डिफाइन है। रिलेशन ए से ए में ही डिफाइन है। अगर कभी आपको दो सेट नहीं दिए हो, ऐसे ही बोला जाए कि एक रिलेशन डिफाइन है किसी एक सेट में, तो वो सिंपल सी बात है, उसका उसी में क्रॉस प्रोडक्ट की बात वो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है अ रिलेशन इन ए सेट ए। अगर वैसे लिखा होता, दो सेट दिए होते तो क्या लिखते हैं? अ रिलेशन इन ए सेट ए टू सेट बी। तो वहां पर डोमेन हो जाता हमारा ए और को डोमेन हो जाता बी, जबकि यहाँ पर हमारा डोमेन भी क्या होगा? ए होगा और को डोमेन भी ए ही होगा। तो अब हम बात करते हैं अगले टाइप ऑफ रिलेशन की, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से अभी जो भी आएगा वो सारे 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट आएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में हो। अगर आपको ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हो रहे हैं, आर में दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि उसको वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन उसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ए के अंदर, वो सारे के सारे ए कॉमा ए टाइप के भी फिर ऑर्डर्ड पेयर आर में होने चाहिए। जैसे आप अभी मैं एग्जांपल आगे कवर करूंगा एक साथ, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि अगर ए में एलिमेंट है, ए इज इक्वल्स टू ए में 1, 2, 3 ये है। तो अगर कोई भी आर हमको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसके लिए हमको 1, 1 टाइप का, 2, 2 टाइप का और 3, 3 टाइप का, और इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। अगर इन तीनों, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो 3 पेयर मिलेंगे हमको सेम टाइप के 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर हमको ज्यादा एलिमेंट होते तो ज्यादा देखने पड़ते। तो अगर इसमें से कोई भी एक अगर मिसिंग है तो उसको हम बाकी होने के बावजूद क्या बोलेंगे? वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कह रहा है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। सभी के सभी ए के लिए ये प्रेजेंट होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। तो हमको अगर ये एग्जांपल लें तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये आर में होंगे तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज बोलोगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। कब कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन? इफ
A1, A2 belongs to R, then A2, A1 belongs to R, where A1, A2 belongs to A. जहाँ पर A1 और A2 कहाँ से बिलोंग करेंगे? A से. अच्छा, आपके बुक में यहाँ पर फॉर एवरी दे रखा है, फॉर एवरी A1, A2 बिलोंग्स टू R. लेकिन जब जहाँ पर इफ एंड देन की कंडीशन होती है वहाँ पर फॉर ऑल अगर नहीं भी होगा तो आप चलेगा, वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. लेकिन आपको ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ इफ एंड देन की है. इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो आपको होगा कि हमारी बुक में अलग है, आप ऐसे बोल रहे हो. चलिए देखते हैं. इफ A1, A2, अगर कोई ऐसे दो एलिमेंट्स हमने ऑर्डर पेयर ले लिया जो कि R में है, तो उसका उल्टा A2, A1 भी R में होना चाहिए. सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ मैं लिख देता फॉर ऑल A1, A2, तो सभी के सभी फिर हमको ढूंढने पड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ कहता नहीं है ये रूल. जैसे हम एक और लेते हैं, एक R लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. अगर 1, 2 आपको दिख रहा है R में, तो अगर 2, 1 भी R में होना चाहिए, और बाकी अगर नहीं है तो हम उसके लिए क्यों, उसके लिए फिर हमें देखने की जरूरत नहीं है. अगर 1, 2 है तो हम देखेंगे 2, 1 होना चाहिए. 3, 2 है तो हम देखेंगे 2, 3 होना चाहिए. 4, 1 है तो हम देखेंगे 1, 4 होना चाहिए. जिस तरह का ए लेंगे उसी तरह से हम एलिमेंट सर्च करेंगे. फिर आगे चलते हैं, इसके बाकी एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर आगे चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर. तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R. तो कह रहे हैं कि अगर ये दो एलिमेंट्स इस तरह के हों कि पहला एलिमेंट A1, A2 जो R का एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर में ही सारे एलिमेंट होते हैं R में. तो देखिए, इसका सेकेंड एलिमेंट और दूसरा जो एलिमेंट लेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए. यहाँ क्या लिया है? A1, A2, तो क्या होना चाहिए? A2, A3. अगर A1, A2 है R में इस तरह का, तो हमको A2 देखना है कि जो कि इसका सेकंड एलिमेंट है, उससे शुरू होने वाला कोई और ऑर्डर्ड पेयर R में अवेलेबल तो नहीं है. अगर ऐसा कोई अवेलेबल है तो हमको देखना है कि A1, A3. तब इस जगह पर हम इन दोनों को एक तरह से आप समझ लो मर्ज कर देंगे और एक ऑर्डर पेयर नया बनाएंगे, जिसमें पहले वाले से पहला एलिमेंट और दूसरे वाले से दूसरा एलिमेंट का ऑर्डर पेयर उसमें सर्च करेंगे. तो A1, A3 R में होना चाहिए. तो अगर ये मिल जाता है तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव नहीं है. जहां पर A1, A2, A3 कहाँ से होने चाहिए? A से. अब यहाँ पर भी बात आती है फॉर ऑल, जबकि इसको आप देखेंगे आगे चल के कि कुछ ऐसे भी ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं जहां पर हमको A1, A2 तो मिलता है, लेकिन A2, A3 अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कि वो भी ट्रांजिटिव है. ये आप आगे देखोगे और एग्जांपल्स में. नहीं तो अगर यही समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर सर्च किया, किस तरह का, एक एग्जांपल लेते हैं. एक हमने 1, 2 लिया और हमने लिया 3, 5, ऐसे ले रहे. एक ए में मान लो 1 से लेके ज़्यादा एलिमेंट है, 3 तक ही नहीं है. अब इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे कि नहीं? तो देखो 1, 2 है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला यहाँ पर एलिमेंट तो कोई है नहीं. अगर 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट है नहीं तो इसके बाद आगे की हम बात ही नहीं करेंगे. अब फिर आती दूसरे एलिमेंट के लिए चेक करें. 3, 5 है, तो अगर इसमें 3, 5 अवेलेबल है तो 5 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ट्रांजिटिव है. ये ट्रांजिटिव है. ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कोई A1, A2 मिलता है, लेकिन उसके लिए A2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, तो उसको ये मत कह देना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. वो ट्रांजिटिव होगा. इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं. आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अब आगे चलते हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसी से आपका क्वेश्चन बनता है. 4 मार्क्स में पूछेंगे अगर प्रूविंग पूछेंगे तो, कि
इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कीजिए किसी एक रिलेशन को देकर। तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करने होंगे। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, इस डेफिनेशन को फॉलो करता है और इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर कोई भी दो फॉलो करता है, एक नहीं फॉलो करता है, या कोई एक फॉलो करता है, दो नहीं फॉलो करता है, या तीनों नहीं फॉलो करते हैं, तो भी हम कहेंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमको उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही दिखाना होगा। तो अभी डेफिनेशंस तो लगभग हो गई, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। तो अभी आप थोड़ा ईमानदारी दिखाइए और वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से लिखिए, बताइए, लिख के देखिएगा जरा, बाद में मैच कीजिएगा कि मैंने जो आंसर, आप लोगों ने जो आंसर दिए वो सही है या नहीं। देखिए क्वेश्चन है, लेट एक सेट लिया हमने A1, 2, 3, एक सेट ले लिया और कंसीडर सम रिलेशंस फ्रॉम A। अगर A से ही हमने रिलेशन कंसीडर किए तो ये सिंपल सी बात है कि मैं बात कर रहा हूं कि R जो है वो A से डिफाइन है, तो ये A क्रॉस A की बात कर रहे हैं, तो इसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही कहां से आएंगे, A से ही आएंगे। तो अब ऐसे हमने यहाँ पर आपको रिलेशन दिखाया कि R1 ले लिया, उसमें क्या क्या लिया, 1 1, 1 2, 2 2, 2 3। R2 के लिए क्या ले लिया, 1 1, 1 2, 2 3, 1 3। R3 ले लिया 1 1, 2 2, 3 3, 1 2, 2 1, 1 1, 2 2, 3 3। R5 क्या लिया, 1 3, 3 1, 1 1। इस तरह से हमने रिलेशंस ले लिए। आप अभी वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और चेक कीजिए वेदर दीज रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, और फिर मुझे बताइए। आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके ईमानदारी से इसके आंसर दिए होंगे। तो आइए चलते हैं, अभी हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला R1 के लिए चेक करते हैं, R1 के लिए चेक करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। तो देखो पहला रिलेशन 1 1 है, हाँ जी है, 2 2 है, क्या 3 3 है, नहीं है। तो जब 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो हम आगे रिफ्लेक्सिव ही चेक कर लेते हैं। तो क्या R2 रिफ्लेक्सिव है, R2 रिफ्लेक्सिव है क्या, देखते हैं। 1 1 है, 1 2 है, 1 2 के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, 2 2 चेक करना है, 2 2 मिल रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, 2 3 कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें सेम एलिमेंट देखने होते हैं, 1 3। तो यहाँ पर तो 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, सिंस 2, 2 एंड 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, therefore R2 is not reflexive, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बात करते हैं हम R3 के लिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो देखो इसमें तो पहले ही 3 एलिमेंट में हमें तीनों के इमेजेस जो सेम बनाते हैं वो मिल गए, तो R3 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, सिंस
sorry, A comma A belongs to R. For all A belongs to A, therefore R3 is, sorry यहाँ R3 लिखना था मैं, R3 is रिफ्लेक्सिव। हाँ, ये बात और सीखने की है। जब किसी भी रिलेशन को हमको ये प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांसिटिव नहीं है, तो उसको हमें प्रूव करने के लिए ये दिखा देंगे कि कोई एक एलिमेंट उसकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी को हमको प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, तो उसको हमको डेफिनेशन पूरी लिखनी होगी। इसलिए भी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से प्रूव करेंगे, A कॉमा A बिलोंग्स टू R3, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, देयरफॉर R3 इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि R4 भी रिफ्लेक्सिव है और R5 रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम इसको शॉर्ट में करते हैं सिमिलरली, आई थिंक समझ गए होंगे। R4 इज रिफ्लेक्सिव एंड R5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बाय द सेम रीजन। इसी तरह के रीजन से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए अब चेक करते हैं कि ये जो हमारे 5 रिलेशंस हैं, इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है, और उसके रीजन्स भी देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं R1 के लिए। अभी तक हम चेक कर रहे थे सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के डेफिनेशन क्या थी, रिकॉल कीजिए। इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, then A2 comma A1 must also belongs to R। ये भी R में होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला था कि आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है A1, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R। तो इस तरह से तो हमको फिर सारे A1 A2 के लिए देखना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे A1 A2 कहाँ से होने चाहिए, A से होने चाहिए। बस ये देखना, तो वेयर करके आप लिख सकते हो। एनीवे, तो पहला एलिमेंट है तो सबको चेक करना है हमको। 1 1 है, तो देखो 1 1 है, तो अगर 1 को हम इधर भी रख दें या इधर रख लें तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसका 1 1 है। तो इससे तो हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला। आगे देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है। तो 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, एक ही हमको रीजन मिल गया। अब आगे चेक करना है तो कर लीजिए। 2 2 है तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 2 ही रहेगा, तो ये तो सही है। आगे देखते हैं 2 3 है, तो 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इस तरह से तो हमको 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिसकी सिमेट्रिक एलिमेंट्स यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सिंस 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। आप यहाँ पर ये भी ले सकते थे कि 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू R बट 3 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। वैसे भी हमको नॉट प्रूव करने के लिए एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है। किसी को अगर हमको ये प्रूव करना है कि वो नहीं है तो उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो एक बस। लेकिन अगर किसी को प्रूव करना है कि वो सही है तो उसके लिए फिर हमें फॉर ऑल पूरी डेफिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आइए अभी दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं। R2 के लिए देखिए 1 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 1 जो वैसे भी हमारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे की से हम इमेज बनाते हैं, वो तो ऑलरेडी सिमेट्रिक भी होते हैं। 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है क्या, नहीं है। तो ये भी हमारा सेम रीजन से R2 भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमें R1 लेना था। तो फॉर द सेम रीजन R2 क्या हो जाएगा, फॉर द सेम रीजन R2 is
नॉट सिमेट्रिक। आप मत लिख देना ऐसे, फॉर द सेम रीजन, आपको ये पूरा रीजन देना पड़ेगा। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R2 बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, देयरफॉर R2 इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से आप लिख सकते हो। और हम देख पा रहे हैं कि R3, R4 और R5 के लिए हमें कोई भी ऐसा A1, A2 नहीं मिलेगा जिसके लिए A2, A1 बिलोंग ना करे। देख लीजिए यहीं पर, ये वैसे ये तीनों के तीनों ही सिमेट्रिक हैं। क्यों? 1,1 है, इसका उल्टा 1,1। सिमेट्रिक एलिमेंट की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अनसिमेट्रिकल एलिमेंट देख लेते हैं। 1,2 तो 2,1 होना चाहिए है, 2,1 तो 1,2 होना चाहिए भी है। इसी तरह से इन दोनों को नहीं चेक करेंगे, इसको भी नहीं चेक करेंगे, तो ये तो ऐसे ही सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए है, 3,1 है तो 1,3 होना चाहिए है, 1,1 है तो 1,1 है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे सिमेट्रिक हैं। तो सभी ऑर्डर्ड पेयर को हमको चेक करना है, सभी ऑर्डर्ड पेयर को। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या? ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमको ऐसा एलिमेंट सर्च करना है सबसे पहले। चलो R1 के लिए बात कर लेते हैं। हमको एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है, एक पेयर लेना है जिसका कि दूसरा पेयर अगर हम ढूंढ पाते हैं जो सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा हो तो ही हम देखेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही हम ट्रांजिटिव कह देंगे। देखिए 1,1 है, पहला एलिमेंट हमने उठाया 1,1, तो बात करते हैं ना इफ 1,1 बिलोंग्स टू R। अब देखो हम 1 से स्टार्ट होने वाले कोई एलिमेंट ढूंढेंगे, मिल जाए तो, क्योंकि हमें सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट ढूंढना है। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 से स्टार्ट होने वाले देखो 1,2 मिल गया, तो एंड फिर लिखेंगे एंड 1,2 बिलोंग्स टू R। तो अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका पहले वाले का दूसरा एलिमेंट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट सेम हो, ये सेम मिल गया हमको, तो हमको इसका और इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाला भी एलिमेंट R में होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर जो बनाएंगे तो क्या होगा? 1,2 ही होगा। देन 1,2 बिलोंग्स टू R। तो देखो 1,2 R में है कि नहीं? हाँ है, 1,2 तो है R में। ठीक है ना? तो ये वाले से तो हमारी बात बनती दिख रही है, लेकिन हमें और भी चेक करना है, एक से रुक नहीं जाना है। हमें ऐसा ढूंढना है कि शायद कोई एलिमेंट्स मिल जाए। तो देखो दूसरा ले लेते हैं। इफ 1,2 2 से शुरू होने वाले कोई है क्या? हाँ ये है, चलो देख लेते हैं। 1,2 एंड बिलोंग्स टू R एंड 2,2 बिलोंग्स टू R। देन 2,2 बिलोंग्स टू R। सॉरी, ये 2 तो सेम हो गए, 1,2 लिखना है यहाँ पर, 1,2 बिलोंग्स टू R। तो देखो इसमें भी वही मिल गया। तो चलो इससे भी और आगे देखते हैं कोई है क्या? हाँ और है, 1,2 बिलोंग्स टू R। और जो हमारे ये वाला एलिमेंट है 2,3, ये भी है सेम एलिमेंट वाला, एंड 2,3 बिलोंग्स टू R। तो देखो इसका सेकेंड एलिमेंट तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गए, तो हमको एक ऐसा एलिमेंट देखना पड़ेगा कि 1,3 के साथ है क्या, मतलब 1,3 R में होना चाहिए। लेकिन 1,3 हमें कहीं दिख रहा है क्या? 1,3 तो दिख नहीं रहा, तो हम लिखेंगे बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हमें एक ऐसा पेयर मिल गया, जिसके लिए 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, 2,3 बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन ऐसा एलिमेंट नहीं जो 1,3 R में हो। तो हम क्या बोलेंगे? हेंस R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आप ये देखिए,
मैंने अभी तो इसमें सारे केस डिस्कस कर लिए कि आपको इस तरह से देखना है, तो आपको देखना तो इसी तरह से, लेकिन आप समझ में आ जाएगा कि हमको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है क्या उस सेट में जिसके लिए वो ट्रांजिटिव है या नहीं। चलिए R2 के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा इससे समझ के। मैं अभी देख लेता हूँ 1 2 2 3 1 3, यस 1 3 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है। 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो 1 3 भी है। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए सर 1 3 है, लेकिन 3 से जब स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं, तो हम फिर उसके लिए नहीं लेंगे। हाँ, एक जरूर ले सकते हैं, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है। लेकिन हमें 1 1 के लिए 1 1 है, 1 1 से स्टार्ट होने वाले के बाद 1 से स्टार्ट होने 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 भी है। इसके अलावा जो 1 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं, तो जब 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिवियली ट्रांजिटिव। समटाइम्स दिस इज कॉल्ड ट्रिवियली ट्रांजिटिव। तो R2 ट्रांजिटिव है, R2 ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमें R2 की डेफिनेशन को ऐसा कोई हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वी आर, अगर इसको हम आपको समझेंगे तो वी आर अनेबल टू फाइंड A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, but A1, A3 does not belongs to R। ऐसा कोई हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, और जो कि अगर ऐसा 1, 3 है, तो 3, 1 तो वो डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बस डेफिनेशन से लिख के कह देंगे R2 इज ट्रांजिटिव, R2 इज ट्रांजिटिव। फिर बात आती है R3 की। R3 में कोई आप ऐसा ढूंढ पाएंगे? पहले तो सारे रिफ्लेक्सिव हैं, 1 2 2 1 1 2 2 1, यस। तो इसी तरह से R3 क्या हो जाएगा, R3 ट्रांजिटिव होगा। R4 तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। R5 कैसा है, 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 3 3 है, 3 1 है, 1 3 है, यस। R5 के बारे में समझिए जरा। अगर किसी को कंफ्यूज हो तो इससे देखिए R5 क्या है। अगर किसी को लग रहा है कि R5 ट्रांजिटिव है, तो मैं अभी इसको प्रूव करता हूँ ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे लेना है, सिंस 3, 1 बिलोंग्स टू R, और 3, 1 से स्टार्ट होने वाला हम एक एलिमेंट ढूंढ पा रहे हैं, 1, 3 बिलोंग्स टू R। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 1 तो कंबाइन हो जाएगा, तो 3, 3 होना चाहिए, बट 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R5 is not transitive, R5 is not transitive। इस तरह से R5 को हम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। तो आई थिंक आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली वीडियोस में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आगे एक्सरसाइज के लिए तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आपको नेट में अवेलेबल हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है जिसको सर प्लीज़ बता दीजिए, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके सारे सॉल्यूशंस की एक्सरसाइज 1.1 के जो भी सॉल्यूशंस आप लोग बताएंगे
कि हमें नहीं समझ में आए हैं, समझा दीजिए, तो उसके सॉल्यूशंस में और इजी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।